हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर फर्स्ट हम करने वाले हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1950 से संविधान लागू होने से पहले का कार्यकाल जो अंग्रेजों के द्वारा किस तरीके से दोस्तों इसमें एक्ट बनाए गए और हिस्टोरिकल पीरियड हम देखेंगे उन्होंने किस तरीके से राज किया है। फटाफट हम जल्दी से रिवीजन मारते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमें तो इतना पता है कि ब्रिटिश अंग्रेजों ने राज किया था, मगर वे अंग्रेजों में जो राज किया था वो दो तरीके का राज था। एक तो कंपनी का शासन, एक साम्राज्य का शासन। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं शुरू से। भारत में ब्रिटिश 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके तहत भारत में उन्हें क्षेत्रीय शक्तियां भी प्राप्त हुई। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। ठीक है दोस्तों, जो मतलब 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1858 का सिपाही विद्रोह हुआ, तो उसमें क्राउन ने, ब्रिटिश ताज ने क्या करा, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उससे सत्ता को, पावर को वापस ले लिया और उन्होंने बोला अब हम ही देखेंगे भारत को। ठीक है, तो ये था इसके अंदर। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनके बारे में विस्तृत व्याख्या दो शीर्षकों के अंतर्गत काल क्रमबद्ध रूप से दी गई है। यहाँ पे ये देखो दोस्तों, तो इसमें लिखा है जो कंपनी का जो शासन था, इसमें इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो ब्रिटिश, भारत में जो ब्रिटिश जो आए थे 1608 ईस्वी में, ठीक है, व्यापार करने के लिए आया था, मगर 1600 में जो अंग्रेज जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम चार्टर द्वारा वहां पे अधिकार मिल गए थे भारत में व्यापार करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो कंपनी का जो शासन था, दो बार कंपनी का शासन 1773 से लेकर 1858 तक रहा। फिर उसके बाद साम्राज्य का शासन जो था 1858 से लेकर 1947 तक रहा था। ठीक है, अब इसमें देखते हैं यहाँ पे कंपनी का शासन। अब बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक रहा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था यथा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली एवं इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ये जो एक्ट बना था, ठीक है, इस एक्ट के अधिनियम क्या विशेषता क्या थी इसकी? इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। पहले जो गवर्नर थे वे थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, तो इसमें पहला जो इंपॉर्टेंट है यही है। इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। ठीक है, पहले अलग थे मगर फिर एक हो गई इस एक्ट के आती। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। सबसे पहले जो हिस्टोरिकल जो बात करेगी, जो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई थी दोस्तों 1774 में कलकत्ता में की गई थी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध
कर दिया गया, ठीक है, रोक दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया, ठीक है। तो इसमें यही पॉइंट थे। तो इसके अंदर हमने जो क्या था, इसके अंदर आपने सीखा जो पहले गवर्नर जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे, और कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं 1781 का संशोधन अधिनियम। अब इसी अधिनियम को भाई अमेंडमेंट कर दिया गया, जो कि आज की डेट में 368 में किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन जो किया गया था, ठीक है, जो आज़ादी के बाद वो किया गया था 28 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया और 28 जनवरी 1950 को इनॉग्रेशन मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि ये हिस्टोरिकल है, ये हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, आज़ादी से पहले की। 1781 का संशोधन अधिनियम अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। एक्ट ऑफ सेटलमेंट बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखते आगे। इसमें लिखा है इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी और मुक्त कर दिया, उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्रवाइयों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। इस कानून में राजस्व संबंधी मामले तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया। मतलब पहले क्या था भाई, जो राजस्व जो रिवेन्यू का जो टॉपिक था, जो रिवेन्यू का जो भी मतलब क्षेत्राधिकार था, जुरिस्डिक्शन था, वो पहले किसके पास था, सर्वोच्च न्यायालय के पास था, मगर वहां से हटा दिया गया, बाहर कर दिया इससे, ठीक है। अब इसमें बोला क्षेत्राधिकार की बात करिए। इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदू और मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय किए गए, ठीक है। इसमें ज्यादा इस कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। इस कानून में गवर्नर जनरल मतलब कि यहाँ पे यह बोला है कि इस कानून के द्वारा यह व्यवस्था की गई प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। फिर जो अपील थी वो कहाँ पे की गई, गवर्नर जनरल इन काउंसिल में की जाती है, ठीक है। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय एवं काउंसिलों के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब पढ़ते हैं 1784 का पीटस इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित किया 1781 के बाद, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद जो इंडियन पीटस एक्ट 1784 में आया। फिर उसके बाद इस अधिनियम की क्या विशेषता थी, यहाँ पे ये लिखा है कि इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को पृथक पृथक कर दिया। इसने निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंध के लिए नियंत्रक बोर्ड नाम से एक नए निकाय का गठन किया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था आरंभ की गई। द्वैध शासन, ठीक है। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इसी प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण द्वारा
प्रदान किया गया। ठीक है, अब बोलता है 1786 का अधिनियम। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए दो शर्तें रखी। उसे विशेष मामलों में अपने काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो। उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। उपरोक्त शर्तों को 1786 के कानून में प्रावधान जोड़ा गया। अब आता है दोस्तों 1793 का चार्टर कानून। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वो मैंने पहले से ही आपको वो लगवाए थे, जो इंपॉर्टेंट है वो हम उस पर निशान लगाएंगे। ठीक है, 1793 का चार्टर कानून ये बोला है कि इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नर तक विस्तार किया। इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकार के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान करी। भाई एक तो उन्होंने कहाँ पे करा, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, वहां तक इनका क्षेत्र फैल चुका था। यहाँ पे बोला कि इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाए। आगे बोला चार्टर कानून 1813। इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा। इस कानून ने भारत में ब्रिटिश कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुत्व को प्रकट व स्थापित किया। इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। तो भाई क्या है कि जो भारत के जो अंग्रेज वहां पे भाई इंडिया में राज कर रहे हैं। अब इंडियन को इंग्लिश आती नहीं है, उनका कल्चर पता नहीं है, तो इसी हिसाब से स्कूलों अंग्रेज यहाँ पे आके स्कूल खोले, उन्होंने प्रचार शिक्षा शुरू कर दी कि भाई सीखो इंग्लिश और हमारा कल्चर देखो, पढ़ो, वो सब बारे में बता रहे। इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बासिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था दी। इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। कर भुगतान नहीं करने पर दंड की भी व्यवस्था की गई। ठीक है भाई, तो टैक्स भी चालू कर दिया। 1833 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इस अधिनियम ने क्या करा भाई, जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था वो क्या बन गया, भारत का गवर्नर जनरल, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक है, इसने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायी के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्रीय ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तरदायित्व के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। ठीक है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो गतिविधियां उन सबको व्यापार को समाप्त कर दिया गया। अब ये जो सब है ब्रिटिश राजशाही के कब्जे में है। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयनों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजित कर दिया गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो चार्टर जो एक्ट है 1833 वाला, उन्होंने जो सिविल जो परीक्षा है मतलब IAS की परीक्षा है, इसमें ठीक है आयोजित
शुरू कर दिए। इसमें कहा गया कि कंपनी ने भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त किया गया, बाद में बंद कर दिया। 1853 का चार्टर अधिनियम। 1793 से लेकर 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया। मतलब कि गवर्नर जनरल परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग अलग हुए, विधायी अलग कार्य है, प्रशासनिक अलग कार्य कर दिए। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए जिन्हें विधान परिषद कहा गया। ठीक है भाई। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय विधान परिषद भी कहा गया। ठीक है भाई, विधान परिषद जो वर्ड आ गया, विधान परिषद आपको पता ही है। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था का आरंभ किया। ठीक है भाई, दोबारा आरंभ कर दिया। इस प्रकार सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई, जिसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति नियुक्त की गई। 1853 में मैकाले समिति नियुक्त की गई थी भाई। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिक नियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। ठीक है भाई, संसद कभी भी कंपनी का शासन समाप्त कर सकती थी। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य में से 4 चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। आगे लिखा ताज का शासन 1858 से लेकर 1947 तक। 1858 का भारत सरकार अधिनियम। यह महत्वपूर्ण कानून निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का प्रथम संग्राम और सिपाही विद्रोह। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध का इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। आगे दोस्तों यहाँ पे और गवर्नर और क्षेत्रों राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश शासन राजशाही को हस्तांतरित कर दी। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार है, इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। महारानी विक्टोरिया उस टाइम थी। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। यह वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्त, आगे बोला कि इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी गई। एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसमें कि इनके 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया और सलाहकार परिषद भी थे। इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है भाई। यह इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की क्या विशेषता थी? इसके द्वारा बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित किया गया।
1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। ठीक है भाई, पहली बार 3 भारतीयों को इनको मनोनीत किया गया क्योंकि भारत में राज करना तो भारतीयों को सहयोग भी लेना बहुत जरूरी है, इनका ये मानना था। इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधान शक्तियां पूर्ण देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया लागू कर दी गई। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया, जो 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गई। अगला, इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखो, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में, ठीक है, 1862, 1866, 1897 विधान परिषद का गठन किया गया। भाई बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद का गठन कब किया गया? इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के अधीन नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता भी दी गई। इसमें वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने का अधिकृत किया गया। मतलब आपातकाल में क्या है कि बिना काउंसिल के वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी अवधि 6 महीने की रहेगी। आगे बोलते हैं दोस्तों, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की क्या विशेषता है? इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्ति का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नरों को जिला परिषद, नगर पालिका, विधान विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति थी। इसमें ये बात की गई। आगे दोस्तों, आगे बता रहा है यहाँ पे, उन्नीस 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो नाम के, ठीक है, मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। ठीक है, अब यहां पे लिखा है कि इसकी विशेषता क्या है। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में आकर इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 6 से 60 हो गई। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे, जिन्हें विधि सदस्य भी बनाया गया। ठीक है, इसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे है, इस अधिनियम ने प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिक को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन
के जनक के रूप में जाना गया। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता को वैधानिकता, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इसने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया। अब आ जाते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में कर्मिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करनी है। ब्रिटिश ये चाहते हैं कि भारत में एक सरकार बने। फिर उसके बाद कर्मिक रूप से यह 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 में लागू किया। इस कानून को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसमें क्या है बता दें, इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और तत्कालीन ही बना रहा। ठीक है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसमें यही है। इसमें यह वाला पॉइंट है, 5वां पॉइंट, इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया। इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया। लास्ट पढ़ते भी है, यहाँ पे लिखा है, इसने एक लोक सेवक आयोग का गठन किया था। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई थी। ठीक है, बजट के बारे में बताया इन्होंने। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट के से अलग कर दिया गया और राज्य विधान सभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। आगे लिखा साइमन आयोग। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में, ठीक है, नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन को 7 सदस्यता, किसको भेजा गया, सर जॉन साइमन को 7 सदस्यता वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की गई। इसमें आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैत शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने के लिए सिफारिश की। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। 3 गोलमेज सम्मेलन किए भारत के साथ। ठीक है, भारत के जितने भी जमींदार थे, जितने भी ये रियासत वाले थे, ठीक है, राजा महाराजा, उन सबके साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। इन सम्मेलन में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त परवर समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें भारत परिषद अधिनियम 1935 शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे यहाँ पे लिखा है सांप्रदायिक अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिमों और सिख, ईसाई, यूरोपियों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित किया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित हुए। उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित किया गया। तो फिर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अल्पसंख्यकों के लिए एक योजना घोषित की गई थी। ठीक है, तो इसमें यह बताया गया भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम भारत में पूर्ण
दारी, ठीक है, पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन के बारे में बताया गया। इस अधिनियम ने भारत का संविधान एक तरह से संविधान के रूप में बनाया गया, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, जो वर्तमान में भाई 1900 जो संविधान जो हमारा है उसमें से जो 60% ना जो सोर्स है जो इसी से लिया गया है। ठीक है, 60% जो धाराएं है, जितने भी अनुसूचियां है, 60% इसी से ही लिया गया है। जो संविधान बनाया गया सोर्स, जिसमें बोलते हैं मेन सोर्स, भाई कहाँ से स्रोत कहाँ से लिए गए हैं जब बनाया था, तो इसी से लिया है। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम में केंद्र और इकाई के बारे में 3 सूचियां बताई, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया। ठीक है, इसमें द्वैध शासन को बंद कर दिया गया। इसमें लिखा है कि यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई, 1929 में, 39 में इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ये बताया गया था कि ये जो इसमें वोटिंग हुई थी इन सब चीज़ों के बारे में। इसमें लिखा है इंपॉर्टेंट, इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ कर दिया गया। इसने 11 राज्यों में से 6 में से द्विसदनीय व्यवस्था भी प्रारंभ करी। बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है, तो विधानसभा बी कैमरल बोलते हैं इसको, विधानसभा विधान परिषद चालू की गई। आज की डेट में 7 जगह पे है। ठीक है, विधानसभा विधान परिषद दोनों होती है वहाँ पे, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, ठीक है, यूपी, बिहार। ठीक है, ये तो हो गया। तो वहाँ पे विधान परिषद, आंध्र प्रदेश में भी है विधान परिषद और विधानसभा दोनों है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इसने दलित जातियों और महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का भी विस्तार किया। जो एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं 1935 का। इसने भारत शासन अधिनियम 1958 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। ठीक है, इसमें ये पॉइंट है। अब बात करते हैं लास्ट 1900 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट रूप से किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया। अब इसमें क्या है, इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संपूर्ण संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियो, ठीक है, डोमिनियो संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया। जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता की थी। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके साथ पर दोनों डोमिनियो राज्यों में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी। ठीक है, तो इसमें ये सब पॉइंट बताएगा। लास्ट में क्या हुआ, 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समझ सकते हो दो नए स्वतंत्र डोमिनियो भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिए गए। लॉर्ड माउंटबेटन ने नए डोमिनियो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे, लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई।
1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में भी स्वीकार किया गया। ठीक है, फिर भाई संविधान बन गया, संविधान बनने के बाद फिर उस तरीके से सब प्रधानमंत्री बने। तो इस चैप्टर में हमें ये पढ़ा, हमने ये चीज़ देखा तो क्या क्या है। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और इसके नोट्स आपको भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, इस नोट्स की भी अलग से वीडियो बना देंगे, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, 2 मिनट का होगा बिल्कुल ही। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम लाएंगे। तो आई होप आपको अच्छी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें दोस्तों। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।